नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव के बाद सत्ता बदली थी, लेकिन सत्ता का चरित्र नहीं बदला था। वह रक्त रंजित ही रहा। इस तरह के राजनीति के इतिहास की क्या कहानी रही और इसके पीछे कौन से चेहरे रहे हैं, इस पर आधारित है आज का हमारा खास कार्यक्रम 5 का पंच। टीएमसी তোমাদের আন্ডারে কেন 7-8টা মার্ডার হয়ে গেল? आपको उस चुनाव आयोग से ही दिक्कत होने लग गई। बीजेपी हारবে, मोदी हारবে, अमित शाह हारবে। दीदी आप मैदान छोड़ चुकी है। पश्चिम बंगाल, जहां रक्त रंजित राजनीति दशकों से चला आ रहा रिवाज है। खून से लाल दीदी का बंगाल। मत के लिए कब तक चलेगा मौत का खेल। सरकार बदले पर नहीं बदला सत्ता का रक्त चरित्र। सभी भारतीय बंगाल की प्रतिभा और बौद्धिकता के कायर रहे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि जो बंगाल कला, संगीत, साहित्य और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में विख्यात रहा, वो अब हिंसा, रक्तपात और राजनीतिक हत्याओं के लिए पहचाना जाने लगा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। 16 अगस्त 1990 को सत्ताधारी कांग्रेसों के हमले में मरने से बची ममता बनर्जी ने 2011 में सत्ता संभाली तो टैक्सियों पर नो रिफ्यूजल लिखा है। कोलकाता में लगभग सभी टैक्सियों पर यह लिखा है। इसका मतलब है इनकार नहीं, जो कहा उसे करो। वैसे तो ये यात्रियों की सुविधा के लिए है, लेकिन ममता और उनकी पार्टी के मिजाज की भी गवाह है कि उसे नाफरमानी पसंद नहीं। दरअसल कांग्रेसों ने 1990 में ममता को नाफरमानी की सजा दी। उनके सिर में 16 टांके लगे थे। कांग्रेसियों के हिस्से सबसे ज्यादा करतूते हैं। सबने एकाधिकार से बंगाल को चलाया और हिंसा को सियासी संस्कृति बना दिया। इस बार एकाधिकारवादी मिजाज की टीएमसी भाजपा आमने सामने है। बंगाल में जिस किसी का राज आया उसने दिखाया कि बात कैसे मनवाते हैं और जो नहीं मानते उनसे क्या होता है। सिंगूर और नंदीग्राम की हिंसा में पुलिस के अलावा कांग्रेसों के हिंसक सेनानियों के हाथ दिखे थे। ममता को मौका मिला तो उन्होंने कम्युनिस्ट प्रतीक पसंदों को किनारे किया। अब भाजपा भगवा रंगने की कोशिश में है। पश्चिम बंगाल में सत्ता के संघर्ष में जब जब टकराव हुआ,
तब तक बंगाल की माटी खून से लाल होती रही है। वर्चस्व की लड़ाई के लिए कार्यकर्ताओं को राजनीतिक हिंसा की भेंट चढ़ाया जाता रहा है। इसीलिए ममता बनर्जी ने लेफ्ट के शासन को खत्म करने के लिए नारा दिया था, चुप्पे चाप फूल छाप, यानी चुपचाप आइए और टीएमसी के निशान पर वोट डालकर जाइए। अब बीजेपी ने भी इसी नारे को उठाया है और चुपचाप कमल छाप का नारा दिया है, यानी यहां जिसे जो भी निर्णय लेना है वो खामोशी से ले और वोट करे। क्या है इसकी वजह, देखिए रिपोर्ट। बंगाल में सियासी विरोधी के सफाई की शुरुआत 60 के दशक में हुई। उन्नीस में नक्सलबाड़ी दार्जिलिंग जिला के किसानों ने हथियार उठाए और चौतरफा खून खराबा हुआ। साल 1977 से 2007 तक 28,000 लोग सियासी हिंसा में मारे गए। गृहमंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि राजनीतिक हत्याओं में बंगाल सबसे ऊपर है। वहीं टीएमसी दावा करती है कि 2001 से 2011 के बीच लेफ्ट के राज में 663 सियासी हत्याएं हुई। जबकि 2011 से 2019 के बीच टीएमसी राज में आंकड़ा 113 ही है। दरअसल बेरोजगार युवाओं के लिए चुनाव बड़ा मौका होता है। इनके खून में ही मानो नो रिफ्यूजल है। जब बंगाल में कारखाने बंद हुए तो बेरोजगारी बढ़ी और खेती घाटे का सौदा बनी। ऐसे में युवाओं के पास एक ही रोजगार है, पार्टी से जुड़ो। उसे जिताओ और गांव में सरकारी ठेका लो। यही तोलाबाजी का बेसिक है। ममता ने युवाओं की चेन बनाई है। बंगाल के सभी क्लबों को सरकारी मदद मिलती है। पहले ये चेन कॉमरेडों की थी। पब्लिक को इसी चेन से घर तक बनाने तक की अनुमति लेनी होती है। उसके खून में नो रिफ्यूजल है। पश्चिम बंगाल सियासी हिंसा में मौत के आंकड़े 1977 से 2007 तक 28,000 मौतें, 2001 से 2011 663 मौतें, 2011 से 2019 113। पश्चिम बंगाल में टकराव की वजह हमेशा राजनीतिक ही रही, क्योंकि जातीय या सांप्रदायिक तनाव यहां नहीं। राजनीतिक रूप से जागरूक इस राज्य की प्रतिष्ठा रक्त रंजित है। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी निरंकुश और सर्वाधिकारवादी वामपंथी या लेफ्ट सत्ता के विरुद्ध सबसे सशक्त आवाज बनकर उभरी। ममता कई बार लेफ्ट की हिंसा का शिकार भी हुई। इसलिए 2011 में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद देश में एक उम्मीद जगी कि अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा के दौर का खात्मा होगा। पर हुआ ठीक उल्टा। सत्ता से बेदखल होने के बाद सरकारी सुविधाओं और पैसों की मलाई खाने के आदी लेफ्टिस्ट
कैडरों और स्थानीय नेताओं दबंगों ने तृणमूल का दामन थाम लिया। इसका अंजाम ये हुआ कि बंगाल की राजनीति का हिंसक रक्त चरित्र बना रहा। सत्ता बदली पर सत्ता का कम्युनिस्टिक चरित्र नहीं बदला। सत्ता को मिलने वाली चुनौती सत्ता के ठेकेदारों को न तब स्वीकार थी न अब। और कोड़ में खाद जैसी स्थिति हाल के वर्षों में तेजी से बदलती पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी, रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती तादाद की वजह से भी निर्मित हुई। भाजपा की सक्रिय उपस्थिति, बढ़ते जनाधार, केंद्रीय मंत्रियों के दौरे और तृणमूल में मची टूट फूट और भगदड़ के बाद ये संघर्ष और खुले रूप से सतह पर आ गया। ममता की राजनीतिक जमीन बड़ी तेजी से दरकती और खिसकती जा रही है। पहले तो भय दिखाकर उन्होंने अपने विरोधियों को रोकने की पूरी कोशिश की। राज्य में सत्ताधारी तृणमूल का ऐसा खौफ रहा है कि 2018 में हुए पंचायत चुनाव में उसके लगभग 35% उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए, क्योंकि तब उनके खिलाफ जाकर पर्चा दाखिल करने का साहस तक कोई नहीं जुटा सका। पर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने तृणमूल से केवल 3% कम यानी 40.3% वोट हासिल करके राज्य की 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में भी साहस और उत्साह बढ़ा। वे सरकारी हिफाजत में फल फूल रहे तृणमूल कार्यकर्ताओं और नेताओं का खुलकर विरोध करने लगे। माइनॉरिटी के जबरदस्त तुष्टीकरण और बहुसंख्यकों की उपेक्षा का अब वहां डटकर विरोध किया जाने लगा है। ममता के काफिलों के गुजरने पर स्थानीय लोगों द्वारा जय श्री राम के नारे लगाए जाने लगे, जो तल्ख, तेवर और बागी अंदाज कभी ममता की ताकत हुआ करती थी, आज उनकी कुढ़न और कमजोरी माने जाने लगी। पिछले साल अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई हिंसा, कुछ समय पहले भी बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ की हत्या और हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हुए हमले ने पश्चिम बंगाल में सियासी पारे को परवान चढ़ाया है। गृहमंत्री अमित शाह की रैली और रोड शो में उमड़ी जबरदस्त भीड़ और मेदिनीपुर और उसके आसपास के 50 विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव रखने वाले शुवेंदु अधिकारी समेत लगभग 10 विधायकों और एक सांसद का बीजेपी में शामिल होना इस बार के विधानसभा चुनाव की तस्वीरें साफ करता है। ये कम से कम बंकिम का सजलाम सफलाम शस्य श्यामलाम या टैगोर का 1906 में लिखा आमार सोनार बांग्ला वाला बंगाल तो बिल्कुल नहीं है। कोई भी भद्र बंगाली मानुष या भारतीय ऐसे हिंसक सत्ता तंत्र की स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता। देश के अन्य राज्यों में चुनावी हिंसा होती है, लेकिन वो चुनावों के दौरान ही दिखती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीति ही हिंसा की होती है। और शायद यह इस तरह की राजनीति वाला ये एकमात्र राज्य है। ये चुनाव के पहले का बवाल है। ये घटना उत्तर 24 परगना की है। हिंसा का ऐसा चेहरा लोगों ने देखा नहीं था। एक ऐसे शख्स की हत्या कर दी गई जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि उसका भाई बीजेपी से जुड़ा हुआ था।
बेटा बीजेपी का कार्यकर्ता था, टीएमसी के खिलाफ था। हिंसा की राजनीति ने उसका खात्मा कर दिया। इसी राजनीति के चेहरे को ममता बदलने के नाम पर आई थी, पर हिंसा ने ममता को ही बदल कर रख दिया। कभी लेफ्ट, कभी कांग्रेस, मगर बंगाल पिछले एक दशक से ममता बनर्जी का अभेद्य किला बना है। बीते 2 साल में बीजेपी ने ममता के इस मजबूत किले में जबरदस्त सेंधमारी की है। पहले पंचायत चुनाव में 500 से अधिक सीटें जीती, फिर पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीटें और फिर मजबूत संगठन के जरिए इस विधानसभा चुनाव के लिए दमदार अभियान बीजेपी को लेकर उम्मीदों को मजबूत करता दिख रहा है। पिछले साल में लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा से जोड़कर देखा जाए तो बड़े बदलाव के संकेत दिखते हैं। बंगाल का वोटिंग पैटर्न राज्य के बदलते सीन के बारे में कुछ कहता है और सबसे अहम बात तो ये है कि वोट बैंक तो बीजेपी के साथ दिख रहा है। बीजेपी भी यही मानकर चल रही है कि इस बार जीत उसी की होगी। विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी की मजबूत होती नींव को देखकर दीदी के दुर्ग में इस कदर हलचल मची कि बम, बंदूक और पत्थर भी चले। इस बार चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराने की घोषणा की थी, जबकि पिछली बार मतदान 6 चरणों में हुए थे। आखिर बंगाल के चुनाव इतने लंबे और कई चरणों में क्यों हो रहे हैं? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारतीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में इस बार के विधानसभा चुनाव 8 चरणों में कराने की घोषणा की। मुख्य तौर पर चुनाव आयोग इसकी वजह चुनाव में तैनात की जाने वाली सुरक्षा कंपनियों को एक जिले से दूसरे जिले में तैनात करने में लगने वाला समय, कानून व्यवस्था की स्थिति और राज्य में चुनावों के दौरान होती रही हिंसा को बताता है। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों के लिए मुख्य मुकाबला आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मानी जा रही है। चुनावों से पहले ही राज्य में माहौल गर्म रहा और कई जगहों से हिंसा की खबरें मिली। बंगाल देश का ऐसा राज्य है जहां चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा होती है। हालांकि राज्य के सत्तारूढ़ दल और अन्य सियासी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि ऐसा केंद्र के इशारे पर हो रहा है, ताकि चुनावों में राज्य के सत्तारूढ़ दल पर भरपूर दबाव बनाया जा सके। पार्टियों का ये आरोप है कि लंबे चुनाव हमेशा मतदाताओं के लिए परेशानी का सबब बनते हैं। बीजेपी लगातार बंगाल की तृणमूल कांग्रेस पर हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाती रही है। वैसे ये बात भी सही है कि बंगाल बड़े क्षेत्रफल वाला राज्य है, जिसमें चुनाव की व्यवस्था करने के लिए काफी बड़े इंतजाम करने पड़ते हैं। लिहाजा चुनाव को 8 चरणों में कराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा एक बीमारी की तरह हो गई है। यह 2 विरोधी गुटों के बीच संघर्ष की कठोरता को दर्शाती है। हिंसा यह संकेत भी देती है कि एक वैकल्पिक राजनीतिक सत्ता उभर रही है, जो सत्तारूढ़ पार्टी को चुनौती दे रही है। हिंसा पश्चिम बंगाल में तनाव और प्रतिस्पर्धा राजनीति का एक पैटर्न है, जो फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। चलते रहिए समय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।